का हमारा टॉपिक है मिरर्स। एक्चुअली टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। उसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि व्हाट इज मिरर, मिरर क्या होता है। अगर सिंपली मिरर को डिफाइन करें, एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज मिरर। यानी कोई भी सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी रखती है वो क्या कहलाएगी, मिरर कहलाएगी। अब अगर मिरर की पार्ट्स के, इसकी टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिरर की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है हमारे पास स्फेरिकल मिरर और दूसरी टाइप है हमारे पास प्लेन मिरर। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्लेन मिरर क्या है और स्फेरिकल मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर नाम से जाहिर है कि ये ऐसा मिरर होगा जो किसी ना किसी स्फेयर का हिस्सा होगा। सपोज ये मैंने एक स्फेयर बना दिया जो कि सर्कल की तरह नजर आ रहा है, बट ये है किस तरह का, एक गेंद की तरह का स्फेयर है, इस तरह का स्फेयर। और इस स्फेयर में एक साइड इसकी ये वाली सपोज ले लेते हैं, ये साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है और इस सरफेस का नाम है पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिमिलरली एक और सरफेस ले रहा हूं, वो सिंपली प्लेन सरफेस होगी। ये सपोज हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस की भी ये एक साइड ले लें इधर वाली, और इसको भी हम कंसीडर कर लें ये पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऐसा मिरर जिसकी पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फेयर का हिस्सा हो, उसको हम क्या नाम देंगे, स्फेरिकल मिरर। अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। इसमें क्या डेफिनेशन करेंगे, अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस is a part of plane is known as plane mirror। सिंपल डेफिनेशन है। अब एक MCQ आती है कि मिरर बनता किसका है, स्फेरिकल हो या प्लेन मिरर हो। ये या तो हम देखते हैं ग्लास का बना हुआ होता है या फिर किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का, ग्लास और प्लास्टिक। ये MCQ याद रखिएगा। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि मिरर को बनाने के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये बनाया कैसे जाता है, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन, अगर आप किसी भी मिरर को देखें, चाहे वो स्फेरिकल मिरर है चाहे वो प्लेन मिरर है, इसकी बेसिकली 2 साइडें होती हैं। एक वो साइड जिस साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दूसरी साइड क्या है, जिसकी बैक साइड पर जो ओपैक साइड होती है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो हम उसकी कंस्ट्रक्शन को समझ रहे हैं कि वो बनाते कैसे हैं। अब इसमें चूँकि हमारी बुक के अंदर स्फेरिकल मिरर बताया गया तो हम स्फेरिकल मिरर की ही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अगर मैं एक स्फेयर ले लूँ और उस स्फेयर के मुझे 2 पोर्शन नज़र आ रहे हैं। पहला पोर्शन क्या है, पहला पोर्शन है इनर कर्व्ड सरफेस, क्या है जी, इनर कर्व्ड सरफेस। और दूसरी साइड क्या है, आउटर कर्व्ड सरफेस। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं कि ऐसा मिरर जिसकी इनर या आउटर कर्व्ड सरफेस क्या होनी चाहिए, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए, वो मिरर बन जाता है। लेकिन मिरर बनाने के लिए जो दोनों साइडें हैं वहाँ क्या क्या कुछ होता है वो हम समझ रहे हैं। फर्ज कर लिया कि मैं इसमें से एक मिरर बना रहा हूँ और इसकी इनर कर्व्ड सरफेस में बना रहा हूँ कैसी, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा आने वाली लाइट रेट को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर लेना। जिस साइड से आप मिरर के सामने आप देख रहे होते हैं ना, वो सामने वाली साइड क्या होती है, पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग है। जबकि उसकी जो बैक साइड आपने देखी हो तो उसकी बैक साइड कैसी होती है, उसके ऊपर पहले चढ़ाई जाती है सिल्वर की तह, Ag से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। एटॉमिक इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में उसको Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है सिल्वर की, Ag।
जब सिल्वर की तह चढ़ा दी जाती है, सिल्वर की तह चढ़ाने के बाद उसके ऊपर फिर रेड लेड ऑक्साइड की तह चढ़ाई जाती है। यूं ये वाली जो दूसरी साइड है ये बन जाती है ओपेक साइड, गैर शफाफ साइड बन जाती है। इसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड की तह चढ़ाते हैं, रेड लेड ऑक्साइड। और ये एमसीक्यू भी है कि एक साइड होती है पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग और दूसरी साइड पर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, पहले सिल्वर के ऊपर रेड लेड ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है। ये इसको मैंने ब्लू और रेड कलर से रिप्रेजेंट किया। अब जब ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर दोनों चीज़ों की लेयर चढ़ा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा ओपेक साइड। ओपेक साइड का क्या मतलब है, ओपेक साइड का मतलब गैर शफाफ बन जाएगी, यानी इससे अब लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जा सकती। इन दो चीज़ों से हमने इसको ओपेक बना लिया। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं कि रेड लेड ऑक्साइड का अक्सर पूछ लिया जाता है कि फार्मूला क्या होता है। रेड लेड ऑक्साइड के वैसे नॉर्मली 3 फार्मूले होते हैं, एक PbO भी हो सकता है, दूसरा PbO2 भी हो सकता है, तीसरा Pb3O4 भी हो सकता है। अमूमन पहले वाले 2 फार्मूले यूज़ करते हैं, PbO या PbO2। वैसे ये तीनों ही फार्मूले इसके रेड लेड ऑक्साइड के हो सकते हैं। इसमें जरा थोड़ी बहुत मिक्सचर की चेंजिंग करते हैं, वरना तीनों ही क्या हैं, रेड लेड ऑक्साइड ही है। बहरहाल कंस्ट्रक्शन से एक बात तो क्लियर हो गई कि मिरर को बनाने के लिए 2 साइडें होती हैं, एक साइड पॉलिश रिफ्लेक्टिंग और दूसरी ओपेक। ओपेक साइड बनाने के लिए हमें पहले सिल्वर की तह चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड की तह चढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट चीज देख रहे हैं अभी कि मिरर के थ्रू 2 किस्म के मिरर पड़े, स्फेरिकल और प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, पहले तो हम देख लेते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसी है, फिर उसके बाद हम आएंगे स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में अगर आप देखें तो आपको साइड इन्फॉर्मेशन में नजर आ रहा होगा, ऊपर फिजिक्स आपको उल्टा नजर आ रहा है और नीचे सीधा नजर आ रहा है। उसके नीचे एक 1 लाइनर स्टेटमेंट दी हुई है कि प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड। कैसी होती है जी, इन्वर्टेड इमेज। उसके बाद दूसरा पॉइंट और साइड इंफॉर्मेशन देखें, वहां साइड इंफॉर्मेशन में लिखा गया होगा कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे मिसाल के तौर पर 2 पेजेस आगे हम जरा एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2.1। एग्जांपल नंबर 2.1 के साथ देखें तो वहां आपको ऑब्जेक्ट के साथ इमेज नजर आ रही है, कैंडल बनी हुई है एक। उस कैंडल में अगर आप नोट करें तो आपको यहाँ इधर तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि कैंडल में जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैंडल से है, सपोज हुआ है जी 25 सेंटीमीटर, उतना ही वहां से कितना है जी, इमेज का डिस्टेंस जो के 25 सेंटीमीटर है। यहां से क्या बात समझ आई कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज, जितना ऑब्जेक्ट साइज होता है उतना ही इमेज साइज होता है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। सिमिलरली एक और पॉइंट भी वहां से नजर आ रहा है तस्वीर से कि जितना ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना इमेज डिस्टेंस है, और जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है। ये दोनों आपस में देखें बराबर नजर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं, यानी ऑब्जेक्ट साइज भी बराबर हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों भी आपको बराबर नजर आ रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस तीनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 3 पॉइंट किसके मुतालिक हैं, प्लेन मिरर के मुतालिक। पहला पॉइंट क्या है कि a mirror whose polished reflecting surface is a part of plane is known as plane mirror। पहली डेफिनेशन तो ये बन गई, प्लेन मिरर में हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगी। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, प्लेन मिरर का जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। फर्ज करें ऑब्जेक्ट का साइज है जी 5 सेंटीमीटर, तो बनने वाली जो इमेज होगी उसका भी 5 सेंटीमीटर होगा। तीसरा पॉइंट कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही इमेज का डिस्टेंस है। फर्ज करें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, तो इमेज का कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। तो ये 3 पॉइंट है प्लेन मिरर से मुतालिक। अब हम आते हैं
कि स्फेरिकल मिरर से किस तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है। तो स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन ऑब्जर्व करने के लिए हमें ये देखना होगा कि स्फेरिकल मिरर की टाइप्स कितनी हैं। जब हमें टाइप पता लग जाएंगी तो हर टाइप से बनने वाली इमेज को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कौन कौन सी टाइप की इमेज और कितनी टाइप की इमेज बन रही है। तो इसमें इसकी टाइप की बात करते हैं तो स्फेरिकल मिरर की पॉसिबली 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है कनकेव स्फेरिकल मिरर और दूसरी टाइप है कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कनकेव स्फेरिकल मिरर और दूसरी कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। पहली टाइप क्या है जी? कनकेव स्फेरिकल मिरर और दूसरी कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कनकेव स्फेरिकल मिरर और कन्वेक्स को समझने के लिए हम 2 स्फेरिकल पोर्शन बना लेते हैं। एक हमारे पास ये स्फेरिकल पोर्शन आ गया, स्फेयर आ गया, और इसी तरह एक स्फेयर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये 2 स्फेयर बना लिए जी। इन 2 स्फेयर में ऐसा मिरर जिसकी अब ये इनर कर्व सरफेस क्या होनी चाहिए? पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए। उसको क्या नाम दिया जाएगा? कनकेव मिरर। डेफिनेशन क्या बनी? अ मिरर whose inner curved surface is polished reflecting is known as concave mirror। polished reflecting कौन सी? इनर कर्व सरफेस। जबकि अ मिरर whose outer कर्व सरफेस इज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग, ये बाहर वाली जो कर्वेचर वाली साइड है, अगर ये रिफ्लेक्टिंग होगी तो क्या नाम दिया जाएगा इसको? कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। बात समझ आ गई? ऐसा मिरर जिसकी आउटर कर्व सरफेस पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग हो वो क्या कहलाना है? कन्वेक्स मिरर। आउटर कर्व सरफेस इज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग। ये हमारे पास दोनों की डेफिनेशन बन गई। क्लियर होगी? अब अंडरस्टूड है कि इसकी अगर इनर कर्व सरफेस पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग है तो बताएं आउटर क्या होनी चाहिए? ओपैक होगी। यानी आउटर का सरफेस पर किसकी लेयर लगाई जाएगी? सिल्वर की, और फिर सिल्वर के ऊपर रेड लेड ऑक्साइड की तय चढ़ाई जाएगी। सिमिलरली इसकी अगर आउटर का सरफेस पॉलिश रिफ्लेक्टिंग है तो इनर का सरफेस पर क्या होगा? ओपैक सरफेस होगी, यानी उसके ऊपर सिल्वर और रेड लेड ऑक्साइड की तय चढ़ाई जाएगी। बात क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स मिरर से मुतालिक इनकी डेफिनेशन। अब चूंकि हमने यहाँ पे पढ़ा प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज फॉर्मेशन, सिमिलरली अब हम देख रहे हैं कि चूंकि इसकी 2 टाइप हैं तो दोनों टाइप में अलग अलग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कनकेव से इमेज कैसी बनेगी और कन्वेक्स से इमेज कैसी बनेगी। कनकेव से हमेशा जो इमेज फॉर्मेशन है ना, वो इमेज बनती है वो रियल भी होती है और वर्चुअल भी, दोनों बन सकती हैं। कनकेव से रियल और वर्चुअल बोथ इमेजेस आर फॉर्म्ड। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे कि रियल और वर्चुअल कैसे बनती हैं। उसके बाद कन्वेक्स मिरर से सिर्फ और सिर्फ कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। बात समझ आ गई? एक और पॉइंट, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में हमेशा रिफ्लेक्शन के फिनोमेना की वजह से इमेज बनेगी। एमसीक्यू आती है कि इन मिरर इमेज इज फॉर्म ड्यू टू फॉलोइंग फिनोमेना। 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा रिफ्लेक्शन, बीटा ऑप्शन होगा रिफ्रैक्शन, चार्ली ऑप्शन डायफ्रैक्शन, डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो किस पे टिक करेंगे? अल्फा ऑप्शन के लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से इनसे इमेज बनती है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं जी कि कनकेव मिरर से बनने वाली इमेज इन फ्रंट होती है। कहाँ बनती है? इन फ्रंट, यानी हमेशा सामने वाली साइड पे बनती है। जबकि कन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज बिहाइंड बनती है, इस मिरर के पीछे बनती है। यहाँ कनकेव के केस में इस मिरर से सामने बनती है, इन फ्रंट बनती है। अगला पॉइंट देख रहे हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट, कनकेव मिरर से बनने वाली इमेज की जो साइज है, साइज ऑफ इमेज, ये किस पर डिपेंड करेगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कनकेव मिरर है, उसमें मैं अगर उसको अपने मुंह के ज़्यादा करीब लेकर जाऊंगा मेरा मुंह बड़ा नजर आएगा।
जो ही मैं इसको दूर लेता जाऊंगा तो मेरे मुंह का साइज छोटा होता जाएगा। इट्स मीन मैं ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे उससे दूर करता जा रहा हूं तो या करीब लेता जा रहा हूं, इमेज का साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन होगी जो ऑब्जेक्ट की, अगर वो चेंज कर दी जाए तो इसका इमेज का साइज भी बड़ा या छोटा उसी हिसाब से होगा। तो ये बात याद रखनी है कि कनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका साइज कितना होगा। ये डिपेंड करेगा कि इसकी पोजीशन क्या है। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, उसके अंदर मुख्तलिफ केसेस नज़र आ रहे हैं। इन मुख्तलिफ केसेस में आपको नज़र आ रहा है कि पहले इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो बनने वाली इमेज फोकस पर है, थोड़ा सा हमने आगे किया है, बनने वाली इमेज इधर हो गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इमेज की पोजीशन भी आप, इमेज का साइज भी आपको बड़ा या छोटा नज़र आ रहा है, इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। इट्स मीन यहाँ से ये बात हम क्लियर कर सकते हैं कि जो अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे तो इसकी साइज भी इमेज का क्या हो जाएगा, चेंज। जबकि इस केस की अगर बात की जाए, इस केस में हमेशा स्मॉल इमेज बनेगी, ऑलवेज स्मॉलर इमेज इज फॉर्म्ड। बात क्लियर? तो अगर अब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, हाँ जी बासित क्या क्या बताएंगे? ओके, पहले डेफिनेशन करेंगे। पहला डिफरेंस होता है दोनों की डेफिनेशन में क्या बात करेंगे कि यहाँ ऐसा मिरर जिसकी इनर कर्व सरफेस पॉलिश रिफ्लेक्टिंग हो, वहाँ ऐसा मिरर जिसकी आउटर कर्व सरफेस पॉलिश रिफ्लेक्टिंग हो। अंडरस्टूड है कि अब अगर एमसीक्यू में आ जाए कि ऐसा मिरर जिसकी आउटर कर्व सरफेस हमारे पास ओपैक होनी चाहिए या जिसकी आउटर कर्व सरफेस पर रेड लेड ऑक्साइड की लेयर होनी चाहिए, वो कौन सा मिरर होगा? कनकेव हो। हालांकि डेफिनेशन में सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताया गया, बट इस तरह से एमसीक्यू पूछी जा सकती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गई जी हमारे पास टाइप्स के, कितनी टाइप की यहाँ से इमेज होते हैं और ये मिरर होते हैं और उनसे बनने वाली इमेज की पोजीशंस कैसी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, चूँकि इमेज फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ क्या सीखनी है, इससे रिलेटेड टर्म सीखनी है। जैसे मिसाल के तौर पर आप 9th का चैप्टर नंबर 2 रिकॉल करें। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने क्या पढ़ा था? वहाँ आपने पढ़ा था कि अगर मैं चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाना शुरू कर दूँ, क्या आपको समझ आएगा कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अगर इससे पहले आपको ये पढ़ा दिया जाए डिस्टेंस ये है, डिस्प्लेसमेंट ये चीज़ है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, हर चीज़ बता दी जाए, फिर आप इजीली उन इक्वेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हमें कुछ टर्म समझना ज़रूरी है। अगर वो टर्म समझ आ जाए उसके बाद इमेज फॉर्मेशन इजीली हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है जी, पोल हमने समझना है कि पोल या वर्टेक्स क्या होता है जी। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने सीखनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और तीसरी चीज़ हमने सीखनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और चौथा पॉइंट हमने ये देखना है कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है जी। और उसके बाद पांचवी चीज हमने देखनी है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। और छठी चीज हमने देखनी है फोकल लेंथ। और इनसे पहले हम एक और चीज भी समझेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर या प्रिंसिपल एक्सिस के बाद देख लेंगे अपर्चर, जिसको हाइट ऑफ मिरर भी कहते हैं। ये तकरीबन 6-7 टर्म है, ये 6-7 टर्म अभी हम समझने वाले हैं। इसमें पहली टर्म है हमारे पास, क्या कहते हैं इसको, पोल या वर्टेक्स। अब इसको समझने के लिए हम मिरर का सहारा लेते हैं, एक स्फेरिकल मिरर बना लेते हैं। स्फेरिकल मिरर बना के सपोज हमारे पास ये एक स्फेरिकल मिरर है और इस स्फेरिकल मिरर में हमने ये पार्ट सारे समझने हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। सपोज दिस इज स्फेयर। इस स्फेयर में ये चीज़ हमने समझी हुई है कि ये हमारे पास है जी एक ये पोर्शन जिसको हम मिरर का नाम दे रहे हैं। मिरर पूरे स्फेयर में सिर्फ इतने पोर्शन पर है, बस इसको आप मिरर समझें। और इसी में हम समझ रहे हैं कि यहाँ ये तमाम टर्म कैसे डील करेंगे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर। इसमें सबसे पहले चीज़ ये हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है,
स्टार्टिंग पॉइंट से ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग पॉइंट है किसका, मिरर का। अब ये कौन सा मिरर होगा, इस मिरर की अगर बात करें, इसकी इनर कर्व सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। इसका मतलब ये कौन सा होगा, कनकेव मिरर होगा। इस कनकेव मिरर के अकॉर्डिंग, इस कनकेव मिरर के अकॉर्डिंग मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर, ये यूं कह सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। यानी इनका जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाना है, पोल कहलाना है। अच्छा, अब इसको पोल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं P से, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, वर्टेक्स। पहली टर्म ही हमें समझ आ गई। दूसरी बात है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर देखें, चूंकि अगर हम इस मिरर की बात करें तो ये मिरर एक स्फेरिकल पार्ट का पोर्शन है, नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस कर्वेचर का सेंटर। क्योंकि ये मिरर किसका हिस्सा है, स्फेयर का। किसका हिस्सा है, स्फेयर का। आप ये कहेंगे कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ दिस स्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर डेफिनेशन क्या बनेगी, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ दिस स्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं C से। नेक्स्ट चीज है सिमिलरली हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको भी यूं ही डिफाइन करेंगे, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ दैट स्फेयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक लफ्ज की चेंजिंग है। क्या डेफिनेशन है कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ दिस स्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी तरह स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ दिस स्फेयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ आ गई। तो ये तीन टर्म हमने समझ ली। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से जाहिर करते हैं, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है अपर्चर। ये इसकी कौन सी पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे लिख रहा हूं, और ये कौन सा पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट। ऐसी लाइन जो मिरर के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करती है, अ लाइन joining the starting and ending point of mirror is known as aperture। ऐसी लाइन जो मिरर के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को मिलाए वो क्या कहलाएगी, अपर्चर कहलाएगी। इसको ऐसे जाहिर कर रहा हूं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें, अपर्चर से मुराद इस मिरर की हाइट भी होती है, इस मिरर की हाइट भी है। तो दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि हाइट ऑफ मिरर इज नोन एज अपर्चर, क्लियर। तो ये दोनों डेफिनेशन ही अपर्चर से मुतालिक आप लिख सकते हैं। ऐसी लाइन जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को मिलाए अपर्चर, या मिरर की हाइट को क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपर्चर हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के परपेंडिकुलर होता है। क्या है जी, अपर्चर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात भी यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, या यूं भी कहा जा सकता है कि ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास होती है वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। तो ये मैंने इसको ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। A line which joins the center of curvature and pole is known as principal axis. Yeah, a line which passes through center of curvature and pole is known as principal axis. बात समझ आ गई। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क सिंपल ये हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के एंडिंग पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पर है, जबकि प्रिंसिपल एक्सिस के रेडियस, इसके जो एंडिंग पॉइंट हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पर नहीं है, बल्कि उससे साइडों पर इधर भी है और इधर भी है। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस की लंबाई रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। और सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि
प्रिंसिपल एक्सिस भी इसी मत और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी मत, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। तो हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर पैरेलल, इट मीन देयर इज 0 डिग्री एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे पास 5 टर्म कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट आ रहे हैं जी प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की तरफ। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को समझने के लिए हमें सहारा लेना है कनकेव और कन्वेक्स मिरर का। कनकेव और कन्वेक्स मिरर के थ्रू हम प्रिंसिपल फोकस देखेंगे और सिमिलरली हम ये भी देखेंगे कि यहाँ इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट क्या होता है, इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन बनती कैसे है। अब सबसे पहले चीज़ कि प्रिंसिपल फोकस के कंसेप्ट को समझने से पहले हमें ये देखना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। इमेज फॉर्मेशन, अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें बाय मिरर तो 2 किस्म के मेथड होते हैं जिसके ज़रिए मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन होती है। देयर आर 2 पॉसिबल मेथड ड्यू टू विच इमेज इज फॉर्म बाय यूजिंग मिरर। पहला मेथड होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड क्या है जी, ग्राफिकल मेथड, या ग्राफिकल मेथड का दूसरा नाम होता है रे डायग्राम मेथड। रे डायग्राम मेथड। सिमिलरली इसका दूसरा मेथड है हमारे पास फार्मूला मेथड, स्फेरिकल मिरर फार्मूला मेथड। स्फेरिकल मिरर फार्मूला मेथड या सिंपली फार्मूला मेथड भी कहते हैं इसको हम। 2 किस्म के मेथड हैं जिसके जरिए हमने इमेज फॉर्मेशन करनी है। पहला मेथड क्या है, ग्राफिकल या रे डायग्राम। अभी जो मैं आपको समझाऊंगा वो होगा ग्राफिकल मेथड जिसके जरिए हम इमेज फॉर्मेशन ऑब्जर्व करेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे वो क्या होगी हमारे पास, स्फेरिकल मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन। तो ग्राफिकल या रे डायग्राम, जबकि स्फेरिकल मेथड में क्या डिफरेंस क्या है। ग्राफिकल या रे डायग्राम मेथड कंसेप्चुअल मेथड है, मतलब इसमें कंसेप्चुअली हमें समझ आ सकेगा कि इमेज बनती कैसे है। हम खुद कंसेप्ट यूज़ करते हुए और हमारा माइंड लेवल भी इस चीज़ को अप्रोच करेगा कि वाकई इमेज फॉर्मेशन इस तरह से होती है। जबकि स्फेरिकल मिरर फार्मूला मेथड के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं होगा, सिंपल एक फार्मूला है, वैल्यू पुट करें, जवाब निकाल लें। इट्स मीन यहाँ से बात दूसरा पॉइंट समझ आ गया कि ग्राफिकल या रे डायग्राम मेथड डिफ़िकल्ट है, जबकि स्फेरिकल मिरर फार्मूला मेथड आसान है। हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे वो किस मेथड के जरिए होंगे, स्फेरिकल मिरर फार्मूला मेथड के जरिए। और लैब के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो सारी किसके थ्रू होती हैं, ग्राफिकल या रे डायग्राम मेथड के थ्रू। लास्ट पॉइंट, इन दोनों में से ज़्यादा सूटेबल कौन सा है जिसमें एरर के चांसेस कम हो। मिरर फार्मूला मेथड ऐसा है जिसमें एरर के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में चांसेस के इम्कानात कम होते हैं। इसके बरक्स ग्राफिकल या रे डायग्राम मेथड में क्या मिस्टेक हो सकती है, मुमकिन है कि लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, मुमकिन है दरमियानी डिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं वो सही मेजर ना हो, मुमकिन है कि इससे बनने वाली इमेज बननी इस साइड पे थी, हमने मिस्टेकली इस साइड पे बना ली, या मुमकिन है जो हम मिरर यूज़ कर रहे हैं उसकी जो सरफेस है वो प्रॉपरली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग नहीं होगी। इट्स मीन ये तमाम पैरामीटर हैं जिसकी वजह से ग्राफिकल ये रे डायग्राम मेथड में चांस हो सकता है गलती का, जबकि स्फेरिकल मिरर फार्मूला में कोई चांस नहीं है। हाँ, इसके अंदर सिर्फ एक गलती का चांस हो सकता है, वो क्या है कि आप कैलकुलेशन गलत करें। कैलकुलेशन गलत करने के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसके थ्रू जो जवाब निकालें वो गलत है। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर फार्मूला मेथड में गलती के चांसेस कम है, और जितनी भी टाइप के न्यूमेरिकल हम करेंगे मिरर या लेंस से मुतालिक वो सारे किस मेथड को यूज़ कर करेंगे, स्फेरिकल मिरर फार्मूला मेथड क्या कहते हैं। एनी हाउ, हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं ग्राफिकल और रे डायग्राम मेथड के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ये अब हम समझ रहे हैं। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा रूल है, वो सिंपल सा रूल ये है कि पहला पॉइंट तो ये कि हम पढ़ चुके हैं कि इनका जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, पोल। इसका भी जो सेंट्रल पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। उसके बाद मिड पॉइंट, इसी तरह स्फीयर का जो सेंटर है उसको किससे जाहिर करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी स्फीयर का सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट चीज़ अब हम देख रहे हैं कि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से
पोल तक का डिस्टेंस, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली यहाँ पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली वैसे जो हमने प्रीवियस ये टर्म पढ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो हाइट है क्या आएगी, अपर्चर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट क्या होगी, अपर्चर होगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अब हम देख रहे हैं, कनकेव मिरर की इनर कर्व सरफेस क्या है, पॉलिश रिफ्लेक्टिंग, इसकी आउटर कर्व सरफेस पॉलिश रिफ्लेक्टिंग है। मतलब ये हुआ कि हमें कनकेव मिरर में इस साइड पर ऑब्जेक्ट रखना है ताकि लाइट रेज जाएं, टकराएं और टकरा के रिफ्लेक्ट हो सके, और कन्वेक्स मिरर में हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना है ताकि लाइट रेज जाएं और जाके टकरा के रिफ्लेक्ट हो सके। तो अब इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमें दिखाई कैसे देखती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ नज़र आ रहा हूँ, कैसे नज़र आ रहा हूँ, ये रोशनी है, दिन के वक्त रोशनी मेरे ऊपर फॉल कर रही है, मुझसे टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों में दाखिल हो रही है, यानी रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के अकॉर्डिंग ही आपको कोई चीज़ नज़र आती है। अगर मैं इस कमरे में सारा अंधेरा कर दूँ, क्या मैं आपको नज़र आऊँगा, नहीं, क्यों, क्योंकि लाइट ही नहीं है जो मुझसे आके टकराए और आपकी आंखों में दाखिल हो चुकी। तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि लाइट की रिफ्लेक्शन से ही हमें इमेज बनता है, और कोई चीज़ हमें तभी नज़र आती है जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो अब ये देख रहे हैं कि लाइट की रिफ्लेक्शन का फिनोमेना इसके अंदर होता कैसे है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास ये हमने एक कोई ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ऑब्जेक्ट को फर्ज कर लिया, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया, इसी तरह एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना लिया। ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इमेज फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं। पहला फिनोमेना क्या होगा, पहला फिनोमेना ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल करेगी। लाइट फॉल करने के बाद वो लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल सीधी चली जाएगी। याद रखें, जब भी लाइट किसी बॉडी से टकराती है तो टकराने के बाद वो तमाम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होती है। बट यहाँ पर हम इमेज फॉर्मेशन को आसान तरीके से समझने के लिए ये कर रहे हैं कि यहाँ से जो लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है, वो लाइट फॉल करने के बाद बिल्कुल सीधी यहां से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए। अच्छा, यहाँ सिंपल सा एक मैकेनिज्म कि यहाँ से लाइट जो आ रही है वो लाइट वेव की शक्ल में होती है ऐसे ही, जबकि हमारी बुक के अंदर वेव की बजाय स्ट्रेट लाइन यानी रे डायग्राम के थ्रू इंफॉर्मेशन दी गई है, इमेज फॉर्मेशन समझाई गई है। उसकी क्या वजह होगी, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है और वो लाइट की विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के लगभग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी वेवलेंथ होने की वजह से जब हम लाइट को देखेंगे वो होगी वेव की शक्ल में, बट हमें नज़र कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन की शक्ल में। इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो लाइट जा रही है ये रे की शक्ल में है, ना कि उसकी वेव की शक्ल में। बट एक्चुअल में ये होती किसकी शक्ल में है, वेव की शक्ल में ये होती है। अब बजाय हम वेव बनाने के यहाँ पर लाइट रेज बना रहे हैं, तो ये एक लाइट रे यहाँ पे आ गई। अब इनमें से ज़्यादा लाइट रेज बनाने के बजाय मैं सिर्फ 2 लाइट रेज बना देता हूँ। ये लाइट रेज यहाँ गई, इधर जाने के बाद अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि नॉर्मल ड्रा करें। नॉर्मल ड्रा कर दिया, नॉर्मल ड्रा करने के यहाँ भी मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया, इधर भी नॉर्मल ड्रा कर दिया, इधर भी 4 लाइट रेज हैं और 4 नॉर्मल ड्रा कर दिया। नॉर्मल ड्रा करने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ बनेगा उतने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से लाइट रेज कहाँ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। और वो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद यहाँ किसी एक पॉइंट में से पास होती है। जब हम चेक करते हैं इसको तो हमें ये पता लगता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट इज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद ये पॉइंट में से पास हो रही है और ये रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद इस पॉइंट में से पास हो रही है। यहाँ से ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट में से पास हो रही है। तो वो पॉइंट जिसमें से लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पास हो रही है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा या फोकल पॉइंट कहलाएगा, फोकल पॉइंट। अ पॉइंट through which light rays passes after reflection from mirror is known as principal focus or focal point। बात समझ आ गई। जबकि इस केस में देख रहे हैं, इस केस में क्या होगा, लाइट रेज गई, लाइट रेज, एक लाइट रे सपोज यहाँ चली गई, एक लाइट रे यहाँ इस जगह पर, एक लाइट रे इधर और एक लाइट रे इधर। वो लाइट रे आई कहाँ से हैं, ये लाइट रेज इस बॉडी के ऊपर फॉल करके रिफ्लेक्ट करके इस मिरर के ऊपर जा रही हैं। अब पहला काम क्या करना है, यहाँ पर
नॉर्मल ड्रा करने, ये नॉर्मल एक ड्रा यहाँ कर दिया, एक नॉर्मल इधर ड्रा कर दिया, एक नॉर्मल यहाँ पर और एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रा कर दिया। नॉर्मल ड्रा करने के बाद यहाँ से अब ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो लाइट रेज हैं ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। ये लाइट रे इधर चली गई, सपोज ये लाइट रे हमारे पास यूँ चली गई, ये लाइट रे हमारे पास इधर चली गई और ये लाइट रे इधर चली गई। क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि कनकेव मिरर ने आने वाली लाइट रेस को आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया है? कन्वर्ज। इसकी इसी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी की वजह से कनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। इसके बरक्स इसकी बात करें तो इसने आने वाली तमाम लाइट रेस को डाइवर्ज कर दिया, बखेर दिया। इसी प्रॉपर्टी के नाम से वजह से इसका नाम क्या रखा जाता है? दूसरा डाइवर्जिंग मिरर। यानी ऐसा मिरर जो आने वाली लाइट रेस को बखेर देता है, और ये मिरर है जो आने वाली लाइट रेस को एक जगह एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, मिला रहा है। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर का नाम देते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर का नाम देते हैं। अब उसके बाद ये तो बात समझ आ गई कि इस केस के अंदर जो प्रिंसिपल फोकस है वो ये है, फोकल पॉइंट यहाँ कहाँ पर होगा। इसको चेक करने के लिए हमने ये देखा कि अगर हम इन रेज को पीछे कहीं एक्सटेंड करें तो हमें लगता है कि ये कहीं किसी एक पॉइंट में से निकलती हुई नजर आ रही हैं। ये कहीं पीछे किसी एक पॉइंट से निकलती नजर आ रही है। इसको पीछे अगर एक्सटेंड करें तो ऐसा लगता है कहीं पीछे एक पॉइंट से निकलती नजर आ रही है। इसको अगर पीछे ऑलमोस्ट एक्सटेंड करें ऐसा लगता है कहीं एक पॉइंट से निकलती नजर आ रही है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये लाइट रेज इसी पॉइंट में से निकल रही हैं, और इसी पॉइंट का नाम हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस नाम देंगे। समझ आ गई? यहाँ से क्या बात समझ आई कि इधर चूंकि लाइट रेज हकीकी तौर पर पॉइंट में से गुजरती नजर आ रही हैं, हकीकी तौर पर इसमें कन्वर्ज होती हैं। इसका मतलब यहाँ ये प्रिंसिपल फोकस होगा, ये कौन सा होगा? रियल होगा, रियल फोकस होगा। जबकि यहाँ चूंकि हकीकी तौर पर नहीं है बल्कि हम खुद एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम? वर्चुअल फोकस होगा, वर्चुअल फोकस होगा। इट्स मीन कि यहाँ जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी? रियल। वहाँ जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? वर्चुअल। रियल फोकस है तो रियल इमेज बनेगी, जबकि वहाँ वर्चुअल फोकस है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ये अभी हमने सिर्फ एक केस देखा है कनकेव मिरर का जिसमें नजर आ रही है कि हमें रियल इमेज बनेगी। कुछ और केसेस भी हैं जहां पे हमें ये नजर आता है कि रियल के साथ साथ वर्चुअल इमेज भी बनती होती है, वो कुछ और केसेस हैं। बट यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कनकेव मिरर में फोकस रियल भी होता है और वर्चुअल भी होता है, और इससे बनने वाली इमेज रियल भी होती है और वर्चुअल, इसमें रियल भी होती है और वर्चुअल भी होती है। ये पॉइंट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अब अगली चीज़ देख रहे हैं, लास्ट टर्म है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। पहला डिफरेंस याद रखें, प्रिंसिपल फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से और फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। समझ आ गई? जहां इस इमेज फॉर्मेशन में आपको कैपिटल एफ नजर आए वहां आप कहेंगे प्रिंसिपल फोकस है, जहां स्मॉल एफ नजर आए उसको क्या नाम देंगे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। दोनों केसेस में ये जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस और पोल का दरमियानी डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। इसी तरह पोल और प्रिंसिपल फोकस का दरमियानी डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। ये हो गई सिंपल फोकल लेंथ की डेफिनेशन। क्या बनी? कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इसमें पोल एंड प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। यहाँ भी वही चीज़ है, और इसका यूनिट या मीटर होगा या फिर सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है? डिस्टेंस है। अच्छा, अब एक और पॉइंट एमसीक्यू के हवाले से देखें। एमसीक्यू के हवाले से एक पॉइंट है हमारे पास कि ये जो फोकल लेंथ है, अगर आप नोट करें फोकल लेंथ और ये जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस और पोल का दरमियान डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये आधा डिस्टेंस है किसका? इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकल लेंथ इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। क्या कह सकते हैं?
जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती हैं वो पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का दरमियानी पॉइंट होता है, यानी कि उसके सेंटर में होता है, यानी r/2 पर ही f होता है। यानी यहाँ से बात क्लियर हो गई कि हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकल लेंथ। समझ आई? और यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ज़्यादा फोकल लेंथ होगी ज़्यादा, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कम तो फोकल लेंथ कम होगी। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटा स्फेरिकल मिरर ले लूँ और एक बड़ा स्फेरिकल मिरर ले लूँ और पूछूँ कि बताएं इन दोनों में से किसका फोकस ज़्यादा हो, फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। आप ये कहेंगे कि इसकी चूँकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम तो फोकल लेंथ भी कम, इसका चूँकि रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा तो फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी। ये हमने ऑब्जर्व किया। बात समझ आ गई? इसी तरह यहाँ से एक और एमसीक्यू बनती है, वो एमसीक्यू है हमारे पास कि अगर हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दें, मैं कहूँ कि एक हमारे पास मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर है, तो 25/2 आंसर कितना आएगा, 12.5। यूँ हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। या इस फार्मूले को थोड़ा मोल्ड कर दें, f × 2 = r। अगर हमें फोकल लेंथ दे दी जाए 2 से मल्टीप्लाई करें, हमें जो जवाब मिलेगा वो किसका होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। ये दोनों एमसीक्यूज के तौर पर पॉइंट आपने याद रखने हैं।